अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश क़ीमत हेडलाइंस। तेलंगाना में कांग्रेस की सोनामी रोकने IT छापे, रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने गजवेल से दाखिल किया पर्चा नामजदगी। जब भी बीजेपी को शिकस्त का सामना होता है, CBI, ED और ECI मदद के लिए आगे आते हैं, संजय रावत का बयान। बुलडोजर मनमानी के लिए नहीं, घर की 1 ईंट लगाने में बरसों लगते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त तबसरा। तेलंगाना में कांग्रेस की सुनामी रोकने IT छापे, रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी ने पालेर के कांग्रेस उम्मीदवार P श्रीनिवास रेड्डी की क़यामगाहों पर IT के आज सुबह छापों पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए मरकज़ी एजेंसी की जानिब से रियासत की असल अपोजिशन जमात के उम्मीदवारों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म X पर इस सिलसिले में एक ट्वीट करते हुए पूछा कि IT की टीमों की जानिब से BJP और रियासत की हुकूमत जमात BRS के उम्मीदवारों के मकानात पर छापे क्यों नहीं मारे जाते। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ पार्टी उम्मीदवार T नागेश्वर राव और आज P सुधाकर रेड्डी के मकानात पर छापे मारे गए। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आज़म मोदी खौफज़दा हैं क्योंकि रियासत में कांग्रेस की सुनामी आने वाली है। ये छापे दरअसल इस सुनामी को रोकने की साजिश है। उन्होंने कहा कि वो इस कार्रवाई की शदीद मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सुनामी में कार BRS का इंतखाबी निशान और कमल BJP का इंतखाबी निशान बह जाएंगे। हल्का असम्बली कोरटला टाउन से 3 पार्टी के उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। RDO ऑफिस में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जवाड़ी नरसिंह राव मुकामी RDO ऑफिस में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया और BRS पार्टी के डॉक्टर संजय राव ने पहली बार अपने वालिद जनाब विद्यासागर राव कोरटला हल्के के साबिक़ा रुकन असम्बली की हमरा दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज डॉक्टर N वेंकट कोरटला के उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद के लिए RDO ऑफिस में पर्चा नामजदगी दाखिल किया। आइए देखते हैं कोरटला से मोहम्मद यूनिस की ये रिपोर्ट। నమస్కారం। ఇవాళ నామినేషన్ వేయడం జరిగింది। గత 10 ఏళ్లలో మన తెలంగాణ సాధించుకున్న తర్వాత కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో బ్రహ్మాండమైన విజయం సాధించాము। కనీవిని ఎరగని గ్రోత్ మన తలసరి ఆదాయం కానీ మన స్కూల్ ఆదాయం కానీ కనీవిని ఎరగని గ్రోత్ వచ్చింది మనకి। దేశంలో ఏ రంగంలో చూసుకున్నా కూడా ఇవాళ తెలంగాణ నెంబర్ 1। ఇటు సంక్షేమంలో, అటు అభివృద్ధిలో, వ్యవసాయంలో, ఇటు ITలో, ఇండస్ట్రీలో నెంబర్ 1, అన్నిట్లలో కూడా ఇవాళ దేశంలో తెలంగాణ నెంబర్ 1 రాష్ట్రంగా ఉంది। అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గారి నాయకత్వంలో బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేస్తారు। ధర్మపురి అరవింద్ భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి అయిన ధర్మపురి అరవింద్ గారి నామినేషన్ మేము వేయడం జరిగింది। మా అసెంబ్లీ కన్వీనర్ సుఖేందర్ గౌడ్ గారు మరియు రాష్ట్ర నాయకులు డాక్టర్ రాఘవేంద్రరావు గారు మరియు మెట్పల్లి పట్టణ అధ్యక్షులు TV శేఖర్ గారు, జిల్లా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యదర్శి లక్ష్మీ ఎర్ర గారు మరియు నేను డాక్టర్ జయన్ వెంకట్ కాన్స్టిట్యూన్సీ గారుగా మేమందరం కలిసి ఈరోజు ధర్మపురి అరవింద్ గారి యొక్క నామినేషన్ వేయడం జరిగింది। ఈరోజు ఈ ప్రాంతంలో చాలామంది ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఒక మార్పు కోసం, ఒక అభివృద్ధి కోసం। గత 15 సంవత్సరాల నుంచి ఒక అసమర్థ పాలన ఉంది ఇక్కడ। ఒక సరైన నాయకుడు కావాలి అని కోట్ల ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో ధర్మపురి అరవింద్ గారు ఇక్కడికి రావడం మా అందరికి కూడా చాలా సంతోషం। ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా నేను నామినేషన్ వేయడం జరిగింది। నాతో పాటు మా AICC ఇన్ఛార్జ్ PS నాగరాజు గారు కూడా మా పార్టీ నామినేషన్ వేస్తున్నారు కాబట్టి పార్టీకి బలంగా మేము ఉన్నామని చెప్పడానికి వారిని
కర్ణాటక నుంచి పంపించడం జరిగింది. కర్ణాటక శాసనసభ్యులు నాగరాజు గారు. మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా బ్రహ్మాండంగా ప్రజలు బ్రహ్మరథం పడుతూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా రైతులు అందరూ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ గురించి మా రాహుల్ గాంధీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 6 నెలల లోపల షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తెప్పిస్తామని చెప్పడం. कांग्रेस ने मुस्लिम डिक्लेरेशन का ऐलान कर दिया। उर्दू मीडियम टीचर्स के लिए स्पेशल डीएससी का वादा किया। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम डिक्लेरेशन का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद के सिटी कन्वेंशन में मुनाकिदा तकरीब में मुस्लिम डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बदनवानियों का शिकार वक्फ अरादियात को जब्त कर लिया जाएगा। वक्फ अरादियात का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। अक़लियतों के लिए खुसूसी सब प्लान को यकीनी बनाया जाएगा। मकान के लिए अराजी के साथ साथ 5 लाख रुपए की माली इमदाद की जाएगी। उर्दू मीडियम टीचर्स के लिए खुसूसी डीएससी मुनाकिद किया जाएगा। अक़लियतों के लिए सालाना 4000 करोड़ बजट मुख्तस करने के साथ साथ 1000 करोड़ के क़र्ज़ दिए जाएंगे। एमफिल मुकम्मल करने वाले अक़लियतों को 5 लाख रुपए की माली इमदाद की जाएगी। मुसलमानों और ईसाइयों के कब्रस्तान के लिए खुसूसी अराजी मुख्तस की जाएगी। नए शादीशुदा जोड़ों को 6,60,000 रुपये की माली इमदाद करने का भी उन्होंने तयक़ुन दिया। सड़क हादसे में शौहर की हलाकत, सदमे से दिल का दौरा पड़ने पर बीवी की मौत। सड़क हादसे में शौहर की हलाकत के बाद सदमे से दिल का दौरा पड़ने से बीवी की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले मेदक में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के चिवरला गाँव के रहने वाले 39 साला साइलू और 35 साला यशोदा को 2 बेटियाँ और एक 17 साला बेटा है। साइलू ऑटो चलाता था, उसकी बीवी मजदूरी किया करती थी। इन दोनों ने काफ़ी कोशिशों के बाद अपनी 2 बेटियों की शादी की। 19 अक्टूबर को पेश आए सड़क हादसे में साइलू हलाक हो गया। इस सदमे को इसकी बीवी यशोदा बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसको इस माह की 5 तारीख को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद इसको इलाज के लिए हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान इसकी कल शब मौत हो गई। इस वाक़े के साथ ही गाँव में गम की लहर दौड़ गई। रियासत उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में प्रिंसिपल ने हिफाजत के लिए हथियार उठा लिए, जिस पर इन्हें देहातियों के गुस्से का सामना करना पड़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलीगढ़ के एक स्कूल प्रिंसिपल की वीडियो वायरल हुई, जिसमें एक गांव में प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल को स्कूल में शॉटगन लेकर जाते हुए देखा जा सकता है। प्रिंसिपल को शॉटगन के साथ स्कूल के अहाते में देखकर गाँव वाले गुस्सा हो गए और इन पर एतराज़ करके झगड़ने लगे। गाँव वालों का कहना था कि प्रिंसिपल को आखिर किससे ख़तरा है। प्रिंसिपल धर्मेंद्र कुमार शर्मा अपने दिफा करते हुए दावा करते रहे कि उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए हथियार उठाया है। गाँव वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि शर्मा से जब बंदूक का पूछा गया तो उन्होंने बदकलामी की। इस वाक़े से गाँव के मकामी लोगों में गम गुस्से की लहर दौड़ी और उन्होंने प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। गाँव के सरपंच ने प्रिंसिपल शर्मा पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि वह बच्चों को पढ़ाने पर तवज्जो देने के बजाय ज़्यादा वक्त मोबाइल सर्फ करते हैं। इधर हुक्काम ने इंटरनेट पर वीडियो वायरल होने के बाद वाक़े की तफसीली तहक़ीक़ात की जा रही हैं। दो लाइसेंस अरे सत्तरी का है, हमें खतरा है, कहीं और खतरा हो तो हमें और भी कहीं से खतरा हो सकता है। मरने से बढ़िया है अपना घर बैठो अपना आराम करो। भाई खतरा हो सकता है किसी से, जीवन है तो सब कुछ है नहीं भाई, हमें भी तो किसी से खतरा हो सकता है। यहाँ पे मतलब ये बताओ, हमें भी तो खतरा हो सकता है। आप शिक्षक हो तो आपको अभिभावक आए, हम अभिभावक बच्चों से क्या बिहारा का स्कूल है, आप लोग बर्तनी के बालक ना पड़ेगा, बच्चे नहीं है, आप एक भी गार्जियन से नहीं हो। मैं हूँ गार्जियन, माँ साहब की नाती नहीं पड़ रही ना, मैं नहीं कहूँ लाल साहब। हाँ तो भाई वो तो बढ़िया आदमी, वो बढ़िया आदमी, तो मैं कहाँ बढ़िया पर मैं हूँ गार्जियन। हाँ तो गार्जियन आ सकते हैं, किसी को बुलडोजर मनमानी के लिए नहीं, घर की एक ईंट लगाने में बरसों लग जाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त तबसरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के झुंसी थाना इलाके में रहने वाले एक वकील के घर को मुनादिम करने के मामले में समाअत के दौरान प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी PDA को फटकार लगाई। एडवोकेट अभिषेक यादव ने झुंसी इलाके में अपने मकान को गिराए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। बुध को इस मामले की समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि बुलडोज़र की कार्रवाई मनमानी के लिए नहीं है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन से जवाब तलब करने के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PDA हुक्काम को भी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट का कहना है कि घर की एक ईंट लगाने में
कई साल लग जाते हैं और हुक्काम इसे तोड़ने में एक लम्हा भी ज़ाय नहीं करते। ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा कि बुलडोज़र मनमानी के लिए नहीं है। इस केस की समाअत के लिए 20 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। मेरे वालिद और दादी ने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर दी, इन्हें अवाम ही अजीज़ थे। प्रियंका गांधी का बयान। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज अपनी दादी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी और अपने वालिद राजीव गांधी को याद किया और कहा कि मुल्क और अवाम की खिदमत इनके लिए सबसे अहम थे और दोनों ने मुल्क के लिए अपना खून बहाया। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की सरहद से मुत्तसिल मध्य प्रदेश के विंध्या इलाके के चित्रकूट और सतना ज़िले में रियासती असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र पार्टी उम्मीदवारों के हक़ में एक इंतखाबी जलसे से खिताब कर रही थी। प्रियंका गांधी ने इस मौके पर भगवान राम और बाबाए कौम महात्मा गांधी का भी जिक्र किया और कहा कि ये मुल्क भगवान राम की रिवायत पर अमल करता है और महात्मा गांधी ने राम के नज़रियात को अपनाया था। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि जब महात्मा गांधी को गोली मारी गई तो उनके मुंह से है राम निकला था और कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की रिवायत पर अमल कर रही है। इनकी दादी और वालिद ने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और हमेशा इस मुल्क की आवाम के सामने जवाबदार रहे, जबकि आज की बीजेपी क़यादत ऐसी नहीं है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने मरकज़ और रियासत में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की आला क़यादत पर शदीद हमला करते हुए कहा कि जो लोग अपने आप को फ़कीर और मामा कहते हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन गरीबों की परवाह नहीं करते। किसानों, ख़वातीन और बेरोज़गार नौजवानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान का नाम लिए बगैर कहा कि जिस लीडर को फ़कीर कहा जाता है इसने उत्तर प्रदेश के गन्ने के किसानों को 15,000 करोड़ रुपए की राहत नहीं दी और हुकूमत से अपने लिए 16,000 करोड़ रुपए के 2 तैयारी खरीदने को कहा। इसी तरह जब रियासत में खाद, बीज और दीगर मसाइल से मुतालिक मसाइल पैदा होते हैं तो रियासत का सरबराह कहता है मामा है ना, लेकिन वो कुछ नहीं करते। प्रियंका गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क की मौजूदा हुकूमत के सरबराह अपने दोस्तों अंबानी और अडानी को सरकारी असासे बेच रहे हैं। ये जायदादें पिछली हुकूमतों ने बहुत मेहनत के बाद बनाई थी। ये लोग किसानों, गरीबों, ख़वातीन और नौजवानों के मफाद में काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आवाम को इन सब को सबक सिखाना चाहिए। ये काम इंतखाबात में वोटिंग के ज़रिए हो सकता है। जमहूरी निज़ाम में ये इख्तियार आवाम को दिया गया है। जितन राम मांझी पर भड़के नीतीश कुमार, कहा मेरी हिमाकत से ये वज़ीर आला बना। जुमेरात को बिहार असेंबली में एक अजीब मंजर देखने को मिला। वज़ीर आला नीतीश कुमार अचानक साबिक़ वज़ीर आला जितन राम मांझी पर बरस पड़े और उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल यह वाक़या रिजर्वेशन तरमीमी एक्ट में की गई तरमीम पर बहस के दौरान पेश आया। यह वाक़या इस वक्त पेश आया जितन राम मांझी जो बिहार के साबिक़ वज़ीर आला रह चुके अपने खिताब कर रहे थे। बिल पर बहस के दौरान साबिक़ वज़ीर आला जितन राम मांझी ने कहा कि मुझे बिहार में होने वाली ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी पर भरोसा नहीं है। मांझी ने कहा कि रिजर्वेशन पर हर 10 साल बाद जायज़े की बात कही गई, लेकिन क्या बिहार हुकूमत ने रिजर्वेशन का जायज़ा लिया? हुकूमत को देखना चाहिए कि ज़मीन पर रिजर्वेशन की क्या हालत है। ये कहते ही वज़ीर आला नीतीश कुमार जितन राम मांझी पर बरहम हो गए और मांझी को जमकर खड़ी खोटी सुनाई। नीतीश कुमार ने अपनी तकरीर में मांझी को काफ़ी कुछ कह डाला। उन्होंने कहा कि जितन राम मांझी गवर्नर बनने के लिए बीजेपी के आगे पीछे घूम रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के लोग इन्हें गवर्नर बना दीजिए। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी हिमाकत की वजह से जितन राम मांझी वज़ीर आला बने। इन्हें वज़ीर आला किसने बनाया? विजय चौधरी ने बार बार वज़ीर आला को बिठाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि क्या इस शख्स को कोई अंदाज़ा है? हमने इसे वज़ीर आला बनाया था। वो कहते रहते हैं वो वज़ीर आला थे, ये क्या वज़ीर आला थे? नीतीश कुमार की जानिब से इस्तेमाल की गई ज़बान सुनकर ऐवान के अरकान भी चौंक गए थे। धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चला आया था 7 पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए? इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है और सब समर्थन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री हम सुन लीजिए, बता रहे हैं, ये बहुत गलत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है। सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं अरे महोदय, भूलिए मत।
अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठ जाओ। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? थोड़ा मंत्री महोदय, जब भी बीजेपी को शिकस्त का सामना होता है, सीबीआई, ईडी और ईसीआई मदद के लिए आगे आते हैं। संजय रावत का बयान। शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय रावत ने जुमेरात को इल्ज़ाम लगाया कि जब भी मरकज़ में हुक्मरान बीजेपी को इंतखाबी शिकस्त नज़र आती है तो मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी और एक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मदद करने के लिए मुदाखलत करते हैं। सीबीआई, ईडी और ईसीआई को मरकज़ के तोते के तौर पर बयान करते हुए रावत ने दलील दी कि वो इन रियासतों में सरगर्म हो जाते हैं जहां इंतखाबात हो रहे हैं, जहां बीजेपी को शिकस्त नज़र आती है या जहां अपोजिशन पार्टी इख्तिदार में है। सीबीआई, ईडी और ईसीआई को मरकज़ के तोते के तौर पर बयान करते हुए रावत ने दलील दी कि वो इन रियासतों में सरगर्म हो जाते हैं जहाँ वो इंतखाब हो रहे हैं, जहाँ बीजेपी को शिकस्त नज़र आती है, जहाँ अपोजिशन पार्टी इख्तिदार में है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रावत ने कहा, हमने महाराष्ट्र में भी इसका तजुर्बा किया है। मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसी की जानिब से अपोजिशन जमातों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। शिवसेना तक़सीम मामले में ईसीआई ने मरकज़ के दबाव में फ़ैसला किया। केटीआर इंतखाबी रैली के दौरान एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। बीआरएस के वर्किंग सदर के तारक रामाराव जुमेरात को निज़ामाबाद ज़िले आरमूर में पार्टी की इंतखाबी मुहिम के दौरान एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। ये वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ओपन टॉप गाड़ी की रैकिंग जिस पर केटीआर और उनके पार्टी कारकुन सफ़र कर रहे थे कि ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिसके नतीजे में गाड़ी के ऊपर की रैकिंग टूट गई। केटीआर और पार्टी कायदीन ने तवाज़ुन खो दिया और गाड़ी पर ही गिर गए। बीआरएस पार्टी की मालूमात के मुताबिक तमाम कायदीन इस हादसे में महफूज रहे। पार्टी ने यह भी कहा कि वो इस हादसे के बाद कायदीन ने कोडंगल में रोड शो भी किया। वाज़ेह है कि केटीआर ने सिरसिला असम्बली हल्के के लिए अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। तेलंगाना में बीजेपी उम्मीदवार ने पर्चे नामजदगी के वक्त बुलडोज़र रैली निकाली। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत की 119 असम्बली हलकों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से पर्चे नामजदगियों के इंतकाल का अमल जारी है। इस मौके पर उम्मीदवार भारी मोटरसाइकिल रैली, कार रैली और पदयात्रा करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुँच रहे हैं। ऐसे में हैदराबाद के पटनचेरू असम्बली हल्के के बीजेपी उम्मीदवार ने पर्चे नामजदगी के वक्त बुलडोज़र के साथ जुलूस निकाला। इनके जुलूस में 50 से ज़ायद बुलडोज़र शामिल थे। उत्तर प्रदेश और बीजेपी ज़ेर क़यादत वाली चंद रियासतों में मुसलमानों के मकानात पर बुलडोज़र चलाते हुए मुल्क भर के मुसलमानों में खौफ पैदा करने की कोशिशें की गई थी। और आज तेलंगाना में बीजेपी के उम्मीदवार नंदेश्वर गौड़ ने भी बुलडोज़र के साथ रैली निकालकर मुसलमानों में बिलवास्ता तौर पर खौफ पैदा करने की कोशिश की। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने गजवेल से दाखिल किया पर्चे नामजदगी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 30 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के लिए जुमेरात को गजवेल असम्बली हल्के से पर्चे नामजदगी दाखिल किया। हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए गजवेल पहुंचने के बाद भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के सरबराह रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपने पर नामजदगी दाखिल करने के लिए मरबूत ऑफिस कम्प्लेक्स में पहुँचे। केसीआर कागजात दाखिल करने के बाद बीआरएस मुहिम की गाड़ी में रवाना हो गए और मकामी बीआरएस लीडरों के साथ गाड़ी के ऊपर खड़े हुए और इन लोगों की जानिब हाथ हिलाया जो उनके इस्तकबाल के लिए कतार में खड़े थे। बीआरएस लीडर जो 2014 और 2018 में सिद्दीपेट ज़िले के गजवेल से मुंतखब हुए, एक बार फिर वहीं से इंतखाब लड़ रहे हैं। वो कामारेड्डी ज़िले के कामारेड्डी हल्के से भी इंतखाब लड़ रहे हैं और वहीं से अपनी ही पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद वो जलसे आम से भी खिताब करेंगे। पहले की तरह केसीआर ने सिद्दीपेट ज़िले के कोनाईपल्ली में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा की। उन्होंने 4 नवंबर को मंदिर का दौरा किया और अपने कागजात नामजदगी भगवान के कदमों में रखे। गजवेल में केसीआर का मुकाबला बीजेपी के टारा राजेंद्र से होगा, जो 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो 2021 में केसीआर के जरिए काबीना से हटाए जाने के बाद बीजेपी में शामिल हुए
और ज़िमनी इंतखाबात में हुजूराबाद सीट को बरकरार रखा। वो भी हुजूराबाद से दोबारा इंतखाब लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक गजवेल से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।